माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या आवाज दबा तो नहीं रहे ना आप? नहीं नहीं, अरे आपकी आवाज कैसे दबी है? आप बोलिए। हो गया ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? आपने बजट पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार। महोदय, मैंने 2 वर्ष पहले भी अपने बजट भाषण में ये कहा था कि कोई भी बजट न इतना अच्छा होता है जितना सरकार बताती है, और न इतना बुरा या खराब होता है जितना विपक्ष उसको कहता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 10वां बजट है और अपने आप में एक कीर्तिमान है। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में 10 बजट, वो भी लगातार, प्रस्तुत करने का कीर्तिमान। और इसके साथ ही साथ माननीय वित्त मंत्री जी का ये 9वां बजट है। और ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जितने पुराने वित्त मंत्री होते जाते हैं उतने ही और सक्षम, उतने ही और सबल होते जाते हैं। उसी तरह से हम लोगों को देखा करें, क्योंकि आपकी एक आदत है, हम लोग कोई काम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, वो कहें कि ये खन्ना साहब देखेंगे, सुरेश जी देखेंगे। जब आपके पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई दांत के डॉक्टर को घुटने का दर्द बता रहे हैं, इसको आप वहाँ जाइए। तो अब आप इतने सक्षम हो गए हैं कि आप दांत के दर्द का भी उपचार कर सकते हैं, आप घुटने के दर्द का भी उपचार कर सकते हैं। शरीर में जो जो व्याधियां हैं उनका उपचार करने में आप सक्षम हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि आगे हम लोग इस तरह का जो भी जनहित में कार्य आपको बताएं, सहृदयता पूर्वक, आप कृपा पूर्वक उसको हम लोग के कहे के अनुसार उसको स्वीकृत करें। महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पे 2-3 महत्वपूर्ण सुझाव हमने दिए थे। एक जल जीवन मिशन पे अधूरे पड़े काम और जल जीवन मिशन के काम के कारण जो सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं। दूसरा सुझाव, विधायक निधि से हम सभी माननीय विधायकगण जो असहाय लोगों का उपचार करते हैं, करवाते हैं, पैसा देते हैं, उनके नियमों में सरलीकरण हो। और इसी प्रकार आयुष्मान स्वास्थ्य योजना जो है उसके नियमों में कुछ शिथिलीकरण हो, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंच सके। ये सारी बातें मैं धन्यवाद प्रस्ताव में कह चुका हूं, तो इनको दोहराने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर बल देना चाहता हूं। श्रीमान, सही बात है, सबसे बड़ा बजट है, सबसे बड़ी धनराशि आवंटित हुई है हमारे प्रदेश के विकास के लिए। लेकिन ये धनराशि व्यय भी हो, विजन है, नजरिया है, धनराशि बहुत बड़ी आवंटित हो गई है, 9,20,000 करोड़ या जो भी जी। लेकिन यदि ये धनराशि जनहित में व्ययहीन हो, हम सभी माननीय विधायकगण चाहते हैं, आप प्रस्ताव मांग लीजिए, 10-10, 20-20 किलोमीटर सड़कों का प्रस्ताव सभी लोग दे देंगे, उसको स्वीकृत कर दीजिए, कम से कम धन खर्च होना चाहिए। तो ये एक अनुरोध है कि शुभकामनाएं आपको, ऐतिहासिक बजट और इतना बड़ा बजट लाए, लेकिन ये धन व्यय होना चाहिए जनहित में। इसके साथ ही जल जीवन मिशन में जहां टंकियां नहीं बनी हैं या बनने के बावजूद चालू नहीं हुई है, वहां पेयजल का संकट है। हैंडपंप दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। हम लोगों के हाथ में अब हैंडपंप है नहीं, क्षेत्र की जनता आती है, हम लोगों से पेयजल की समस्या रखती है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। अगर नल वो रिबोर भी होना है तो वो ग्राम प्रधान के जिम्मे दे दिया गया है कि राज्य वित्त आयोग से उसको रिबोर कराएं। प्रधान जी की अपनी समस्या है, वो कहते हैं साहब इस मत से हमको और इतना पैसा देना है कि हमको रिबोर करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसमें अनुरोध है, सुझाव है कि जब तक जल जीवन मिशन पूरी तरह चालू ना हो जाए, घर घर नल न लग जाए, तब तक हैंडपंप इंडिया मार्का 2 की योजना आप इसको कृपा पूर्वक चालू रखें। गर्मी आने वाली है, पानी का स्ट्रेटा कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, पेयजल संकट आएगा, तो इससे निदान, इसके निवारण के लिए ये आवश्यक है। इसके साथ ही इस बजट में और बजट भाषण के साथ साथ धन्यवाद भाषण में भी एक सराहनीय बात हमने देखी कि बिजली के विषय में किसी ने शिकायत नहीं करी, लेकिन आ रही है, लेकिन आप इतनी अच्छी बिजली दे रहे हैं, उसको विजिलेंस वाले पूरा चौपट करे दे रहे हैं।
बिजली संकट नहीं है। 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा आ रही है बिजली, लेकिन छापे के नाम पे इतनी बदनामी हो रही है और इतनी परेशानी हो रही है लोगों को। ये गत 3 वर्ष से लगातार मैं इस सदन में कहता आ रहा हूं। थोड़े समय तक तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है हमको। तो श्रीमान, ये उम्मीद थी कि माननीय ऊर्जा मंत्री आज उपस्थित होंगे तो उनको स्वयं ये कहूंगा, लेकिन विजिलेंस के मारे जनता त्रस्त है। हमको तो लगता है, आपसे अनुरोध है पीठ से, कि इन विजिलेंस के अधिकारियों के पीछे एक और विजिलेंस की टीम आपको लगानी पड़ेगी इनकी काले कारनामों को पकड़ने के लिए, तभी क्षेत्र की जनता चैन का सांस ले सकेगी। श्रीमान, इस बजट में अल्पसंख्यकों को और मदरसा के लिए 2058 करोड़ दिया गया, जो बहुत अच्छी धनराशि है, स्वागत योग्य है। श्रीमंत, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है और हम सभी सनातनियों के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जो जो संस्कार होते हैं वो सब संस्कृत में होते हैं। जो पूजा पाठ होता है वो संस्कृत में होता है। अच्छा होता है यदि इस बजट में संस्कृत के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए एक अच्छी रकम यहाँ पे होती, क्योंकि संस्कृत आज दम तोड़ रही है। संस्कृत को आज राजाश्रय की आवश्यकता है, संस्कृत को आज प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तो इस पे अगर विचार करें, अभी भी समय है कि संस्कृत में और संस्कृत के छात्रों छात्राओं को, उनको प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से एक राशि निर्धारित हो। इन्हीं सब बातों के साथ श्रीमान माननीय वित्त मंत्री जी को अपने 9वें और माननीय नेता सदन मुख्यमंत्री जी को अपने 10वें बजट लगातार का जो कीर्तिमान आपने बनाया है, और आशा करते हैं कि आप इतने सक्षम वैद्य हैं कि जो जो बीमारियां हमने, मोना जी ने, माननीय पांडे जी ने और सभी दलीय नेताओं ने, पक्ष विपक्ष के, इन सबका उपचार आपके पास है। आप दवा करने में कंजूसी मत करिए। आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं। इस प्रकार आपको आपका बल हमने याद दिलाया, सभी लोग दिला रहे हैं, और आशा करते हैं कि हम लोगों की जो जनहित की सभी समस्याएं हैं उनका आप पूरा निराकरण करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बजट पे बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। एक अभी राज्य कर्मचारियों का एक पत्र आपके माध्यम से, ये कि राज्य कर्मचारियों का कोरोना काल में नगर प्रतिकर भत्ता बंद कर दिया गया था, जो अभी तक बहाल नहीं किया गया है। अन्य राज्यों में कोरोना काल में जो भी भत्ते काटे गए थे सभी बहाल कर दिए गए हैं, केवल उत्तर प्रदेश में बहाल नहीं हुए हैं। बढ़ती हुई महंगाई, शहरी क्षेत्रों में रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए इसे बहाल कर दिया जाए। इससे कर्मचारियों का कार्य करने में मनोबल बढ़ेगा। श्रीमान, इस अनुरोध के साथ अपने बजट भाषण को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।